कोई दूसरा नेता ऐसा है पूरे देश के अंदर जो माँ गंगा के गोद में इतनी लाशें बहा दे? कोई दूसरा ऐसा नेता बताइए, हिंदू नेता, जो इसके पीछे हम लोग खड़े होकर के हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे और मरने के बाद दफना करके मुसलमान बना दिया गया। ये हम लोग 65 रुपये की पेट्रोल की मांग कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिनिस्टर कह रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, गद्दार हैं देश के। एकमात्र ऐसा इस देश का नेता नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभालता है, इस देश की सारी संपत्तियों को बेचता है। बेच दिया, रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा और तमाम कांग्रेसी और विपक्षी दलों को मर्चा लग रहा था। जो गृहमंत्री, उसका बेटा किसानों के छातियों पर अपनी गाड़ी दौड़ा देता है और नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं, चूचा कुछ नहीं बोलते। गाँव में बीजेपी विधायक ने बलात्कार किया, चिन्मयानंद जो सांसद थे उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ। तो क्यों बहन बेटियों, क्यों नहीं विकास हो रहा है? हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी से यूपी चुनाव को लेकर एक खास बातचीत। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ भाजपा सपा बसपा ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारों के साथ यूपी में चुनावी समर में उतर चुकी है। हाल में ही वाराणसी में प्रियंका की सफल रैली से सभी राजनीतिक दलों के होश फाख्ता है। महिलाओं को 40% आरक्षण की घोषणा से आधी आबादी में जोश देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में आज सत्य दर्शन के वरिष्ठ पत्रकार के.एन. शुक्ला ने कांग्रेस के चर्चित नेता और सोशल मीडिया के यूथ आइकन हरीश मिश्रा, जो काशी समेत पूरे देश में बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उनसे आगामी चुनावों को लेकर एक खास बातचीत की। हम इस वक्त बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हैं, जो शहर उत्तरी से कांग्रेस पद के प्रत्याशी के दौड़ में शामिल हैं। इन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया है और शहर उत्तरी में रोजाना भ्रमण करके जनता का हालचाल कुशलक्षेम पूछते हैं और उनकी पूरी मदद करने की कोशिश भी करते हैं। हम इनसे बात करेंगे आज के परिवेश में जो राजनीति का दौर चल रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 2022 के चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किनके फेवर में हैं। इसके साथ साथ बनारस का विकास और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम मिश्रा जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बनारस के विकास पे बात करते हैं, क्योंकि बनारस का विकास तो जनता भी बोल रही है कि हो रहा है, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। ऐसे में इनका क्या व्यू है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन बाद आगमन भी है और यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काशी वासियों को सौंपेंगे, जिसका देश विदेश में काफ़ी दिनों से चर्चा भी चल रहा है। तो बनारस वाले मिश्रा जी, सबसे पहले सत्य दर्शन में आपका स्वागत है। और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप विकास से सरोकार क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि बनारस में जितना विकास हुआ है शायद इतना विकास कभी नहीं हुआ था एक साथ। नहीं, आप एकदम बात सही कर रहे हैं। और आज तक हमने कांग्रेसी बन करके इस देश में सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी की बात मैं कर रहा था। आपके पूरे बात को सुनने के बाद मेरा मन मिजाज थोड़ा बदल सा गया है। मैं भी अब आज भाजपाई बन करके आपकी बातों को आपके नज़रिए से देखना चाहता हूँ। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी से हमको कोई दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत ये था कि जो महंगी ज़िंदगी थी, जो बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, जो बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जो ये गरीब गुरबे लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी कमाने के लिए ढेर सारी मशक्क़त करनी पड़ती थी, उस पर हम सवाल दागते थे और सरकार और भाजपाइयों को बड़ा बुरा लगता था। आज मैं सत्य दर्शन में पहली दफ़ा भाजपाई बनने की कोशिश कर रहा हूँ और भाजपाइयों की निगाह से हम बनारस के समस्याओं को देखना चाहते हैं। विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अनुसार बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। अगर विकास न होता, दूसरा कोई नेता, नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अनुकंपा किया। एक तो पहले तो माँ गंगा ने उनको बुलाया। कोई दूसरा नेता इस देश के अंदर कभी नहीं पैदा हुआ जिसको माँ गंगा ने स्वयं बुलाया। उसके बाद जो है, माँ गंगा के गोद में हजारों लाशें बहते नजर आ रही थी इसी कोरोना काल में। आप देखिए, कोई दूसरा नेता ऐसा है पूरे देश के अंदर जो माँ गंगा के गोद में इतनी लाशें बहा दे? कोई दूसरा ऐसा नेता बताइए, हिंदू नेता, जो इसके पीछे हम लोग खड़े होकर के हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे और मरने के बाद दफना करके मुसलमान बना दिया गया। ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया इस देश को। 70 साल में 65 रुपया का पेट्रोल दे रहा था, कितनी जलालत कर रहा था। हम लोग जब 65 रुपये की पेट्रोल की मांग कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिनिस्टर कह रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, गद्दार हैं देश के। हम क्यों गद्दार बनने जाएं?
हम भी आज भाजपा के साथ खड़े होंगे। 120 रुपया का पेट्रोल खरीदना और बेवजह खरीद लेना, ये देश प्रेम है तो आज मैं देश प्रेम की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। हम लोग शिक्षा के नाम पर कोई काम ही नहीं किए। यहाँ का बनारस का बुद्धिजीवी वर्ग और विद्वत परिषद कभी भी किसी शिक्षा के सवाल को लेकर के कोई सवाल नहीं करता। हम सस्ती शिक्षा की मांग कर रहे थे, हमको जेल भेज दिया गया। मेरे साथ कितना अन्याय हुआ। कांग्रेसियों ने और विपक्ष ताकतों ने हमको बरगला दिया था। हमको ये लगा कि इस देश में अंबेडकर का संविधान चलना चाहिए, इस देश में गांधी को मानना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि गांधी को गाली देना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, गांधी को गाली देती हैं। सांसद बनाई गई कि नहीं बनाई गई? किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। हमारे के यहाँ पद्म श्री दिया गया है। हमारी बहन कौन सी, कंगना रनौत, उसने अगर उसका एहसान है इस देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसने बताया कि सन 47 की जो आज़ादी है वो भीख है हमारे लिए। हमारी जो आज़ादी है वो सन 2014 में। बताइए, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने कितना बड़ा धोखा दिया हम लोगों को। हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं क्योंकि यार देखिए, 450 का सिलेंडर कचोट रहा था, सुकून से रोटी मिल जाती थी। कांग्रेस वालों ने बड़ी गद्दारी की इस देश के साथ। सन 2014 में गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, बहन हो, बेटी हो, सबके चेहरे पे खुशहालियाँ थी। सब लोग सुकून से जी रहे थे, भारत को आगे ले जाना चाहते थे। एकमात्र ऐसा इस देश का नेता नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभालता है, इस देश की सारी संपत्तियों को बेचता है। बेच दिया, रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, और तमाम कांग्रेसी और विपक्षी दलों को मर्चा लग रहा था कि क्यों बेच रहे हैं। यार बेचेगा नहीं तो खरीदने के लिए क्या ज़रूरत है भारत में? भारत में तो मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना। अगर आज हमारी जानती है बर्बादी का दिन मैं क्यों देख रहा हूँ? मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नफरत का जहर नहीं बोल पाया, मैं दलितों के ऊपर हमला नहीं कर पाया, इसलिए मैं बड़ा परेशान हूँ। अजय मिश्रा टेनी जो गृह मंत्री है, उसका बेटा किसानों के छातियों पर अपनी गाड़ी दौड़ा देता है और नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं, चूचा कुछ नहीं बोलते। किसी बात का जहर नहीं बोल पाया, मैं दलितों के ऊपर हमला नहीं कर पाया, इसलिए मैं बड़ा परेशान हूँ। अजय मिश्रा टेनी जो गृह मंत्री है, उसका बेटा किसानों के छातियों पर अपनी गाड़ी दौड़ा देता है और नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं, चूचा कुछ नहीं बोलते। किसी दूसरे नेता के गुर्दे में इतना दम बताइए जो 1 साल तक किसानों को धरने पर बैठा के 700 किसानों को मार दे। ये कलेजा सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास होना चाहिए, और ये महान नेता है देश का। मेरे आंखों में तो पट्टी बंध गई थी, मैं तो देख ही नहीं पा रहा था नरेंद्र मोदी के इस उज्जवल तस्वीर। हमारे यहाँ लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रो रहे थे, हमने तो देखा नहीं। करते हैं मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी पैसे भी उसमें खर्च हुए हैं, काफ़ी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, देश विदेश से लोग उसको देखने के लिए आने वाले हैं। महीने भर का लगभग प्रोग्राम है, तमाम कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर और सीएम भी आ रहे हैं कई राज्यों के। तो ऐसे में इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात हम आपको बता दें, झूठा वो तो दबाव में करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी को। आपको याद है सन 2014 में जब वो आए थे यहाँ पर, तो बाबा विश्वनाथ का भी कद उन्होंने छोटा कर दिया था। महादेव के नगरी में, हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगा था। कहाँ थे उसमें बाबा विश्वनाथ? अरे यार, शुक्र मनाइए कि इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला जो बाबा विश्वनाथ का धाम बनाया। नरेंद्र मोदी जी ही ना आके कहे थे कि हमने बाबा विश्वनाथ को फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया हमने। नरेंद्र मोदी जैसा महान नेता। गलत मंदिर बना है, मैं उसका विरोध करता हूँ। वहाँ बाबा विश्वनाथ के जगह हमारे भगवान, इस देश के भगवान नरेंद्र मोदी का मूर्ति होना चाहिए। वहाँ पे सावरकर का मूर्ति होना चाहिए, तो वहाँ पर गोडसे का मूर्ति होना चाहिए। पता नहीं अब नरेंद्र मोदी जी क्यों। उसमें कुछ मूर्तियाँ और भी लग रही हैं, उसमें अहिल्याबाई का भी मूर्ति है। हम कह रहे हैं ये सभी लोग फालतू के लोग, इस देश में गांधी और अंबेडकर फालतू के लोग। काशी विश्वनाथ धाम जो बना, उससे कितना बढ़िया उसका इफ़ेक्ट रहेगा, क्योंकि कई लोगों को रोज़गार भी मिला है उससे,
और देश विदेश के जो श्रद्धालु आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, लाइन लगाना पड़ता था, उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी, आरती देखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसको आप धार्मिक तरीके से आप कैसे देखते हैं? नहीं, धार्मिक नज़रिए से अच्छा देखते हैं, क्यों बुरा कहेंगे। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि बाबा विश्वनाथ का धाम बन गया, उसमें नरेंद्र मोदी जी का एक मूर्ति होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो है, देखिए, इसके साथ साथ काशी मथुरा के लिए भी आवाज़ें उठने लगी हैं। मथुरा में भी आप देखिए इतना बवाल हुआ था, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। हमको देखिए एक बात बताइए, मैं वही तो बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। बनारस वाले मिश्रा जी सरेंडर कर दिए हैं क्या आज? सरेंडर नहीं कर दिए। हमको भाजपा की गाली क्यों देते हैं? मैं उन्हीं की बात तो आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ना हमको गाली दी। आधी रात को किसी बेटी आप बताइए कि जो विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिन इलाके में कोई नहीं जानना चाहता था, आप चंदौली के आगे देख लीजिए, सकलडिया देख लीजिए, आउटर एरिया में कहीं भी देख लीजिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर आरओबी बन रहे हैं। क्या आप उनको विकास के तौर पर नहीं देख रहे हैं? बनारस में सड़कों का जंजाल काफ़ी सही हो गया है, ट्रैफिक पे काफ़ी कंट्रोल किया गया है, आप उसको विकास के तौर पर नहीं देखते हैं? भैया, हम सारी बात मान रहे हैं, फिर भी आप हमको रगड़ रहे हैं। हमको कहाँ रगड़ रहे हैं? हमसे क्या, हम तो आज भाजपाइयों के साथ खड़े होकर के बोल रहे हैं कि विकास हुआ। आधी रात को किसी बेटी का बलात्कार करके पुलिस लाश जला दे इसी उत्तर प्रदेश में, क्या ये विकास नहीं है? और आप लोग योगी बाबा को, उनके संत पर जो है आप सवाल उठाते हैं। उन्नाव में बीजेपी विधायक ने बलात्कार किया, चिन्मयानंद जो सांसद थे उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ। तो क्यों बहन बेटियों, क्यों नहीं विकास हो रहा है? आखिर इसी बलात्कार के लिए तो योगी के लिए लोग कह रहे हैं कि आएगा तो योगी। आपको नहीं लगता है कि क्राइम पे कंट्रोल किया गया है? अरे यार, बहुत बढ़िया कंट्रोल कर दिया गया है, क्यों नहीं कंट्रोल कर दिया गया है? आप देखिए, क्राइम हमारे यहाँ सनबीम स्कूल में 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, अभी तक जो है दीपक मगधो पकड़े नहीं गए। इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कहाँ है? पहले क्या आरोपी था वो तो पकड़ा गया। अरे भैया, जो प्रबंधक है, जिसके बेसिस पर हम तो आरोपी के बेसिस पर अपना बच्चा पढ़ाते नहीं हैं सनबीम में। हम तो दीपक मधोक के नाम पर न पढ़ाते हैं, सनबीम समूह के सुरक्षा पे न पढ़ाते हैं। तो कानून जानते हैं पहले क्या होता था? अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, 24 घंटे में आरोपी पकड़े जाते थे। आज जो है हत्या होने के बाद जो है आरोपी फरार चल रहा है। अजय मिश्रा टेनी का लड़का क्यों नहीं पकड़ा गया? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तबे ना पकड़ा नहीं गया। आप फालतू की बात कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था बड़ा दुरुस्त है, यहाँ आप हत्या कर सकते हैं, यहाँ बलात्कार कर सकते हैं। बात करते हैं भाजपा में जा करके आपके वो सारे आरोप मुक्त हो सकते हैं। बाबा विश्वनाथ, तो आप भी भाजपा में जा रहे हैं? नहीं, हम भाजपा में हम अभी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना हमारे अंदर गद्दारी पूरी तरीके से भर नहीं पा रही। आपके व्यक्तिगत पे आते हैं, आपके व्यक्तिगत, आप शहर उत्तरी से लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं वहाँ पे? लोगों का क्या, कोई सरकार के प्रति कोई रोष है या कोई शिकायत है जिसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, 5 किलो का राशन मिल रहा है, लोग बड़ा संतुष्ट हैं। 5 किलो राशन उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ। तो क्यों बहन बेटियों, क्यों नहीं विकास हो रहा है? आखिर इसी बलात्कार के लिए तो योगी के लिए लोग कह रहे हैं कि आएगा तो योगी। आपको नहीं लगता है कि क्राइम पे कंट्रोल किया गया है? अरे यार, बहुत बढ़िया कंट्रोल कर दिया गया है, क्यों नहीं कंट्रोल कर दिया गया है? आप देखिए, क्राइम हमारे यहाँ सनबीम स्कूल में 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, अभी तक जो है दीपक मगधो पकड़े नहीं गए। इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कहाँ है? पहले क्या आरोपी था वो तो पकड़ा गया। अरे भैया, जो प्रबंधक है, जिसके बेसिस पर हम तो आरोपी के बेसिस पर अपना बच्चा पढ़ाते नहीं हैं सनबीम में। हम तो दीपक मधोक के नाम पर न पढ़ाते हैं, सनबीम समूह के सुरक्षा पे न पढ़ाते हैं। तो कानून जानते हैं पहले क्या होता था? अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, 24 घंटे में आरोपी पकड़े जाते थे। आज जो है हत्या होने के बाद जो है आरोपी फरार चल रहा है। अजय मिश्रा टेनी का लड़का क्यों नहीं पकड़ा गया? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तबे ना पकड़ा नहीं गया। आप फालतू की बात कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था बड़ा दुरुस्त है, यहाँ आप हत्या कर सकते हैं, यहाँ आप बलात्कार कर सकते हैं। बात करते हैं भाजपा में जा करके आपके वो सारे आरोप मुक्त हो सकते हैं। बाबा विश्वनाथ, तो आप भी भाजपा में जा रहे हैं? नहीं, हम भाजपा में हम अभी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना हमारे अंदर गद्दारी पूरी तरीके से भर नहीं पा रही। आपके व्यक्तिगत पे आते हैं, आपके व्यक्तिगत, आप शहर उत्तरी से लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं वहाँ पे? लोगों का क्या, कोई सरकार के प्रति कोई रोष है या कोई शिकायत है जिसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, 5 किलो का राशन मिल रहा है, लोग बड़ा संतुष्ट हैं। 5 किलो राशन के अलावा और इस ज़िंदगी में उनको कोई ज़रूरत नहीं। लोग हमको दौड़ा ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं तुम योगी और मोदी को गाली देते हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा।
हमको पुलिस भी पकड़ करके घसीट ली। अभी देखिए हमको वार्निंग आ रही है लगातार कि नरेंद्र मोदी जी बनारस में आ रहे हैं, कुछ ऐसा कार्यक्रम मत करिएगा कि उनकी छवि खराब हो जाए। अरे हमारे मोदी जी का छवि पहले ही से खराब है, हम क्या खराब करेंगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जनता दवा के लिए शहर तरस उत्तरी रही के है। जो विधायक मैं हैं, बता रहा हूँ, हमारे शहर उत्तरी में गलियाँ बजबजा रही हैं, नालियाँ एकदम बाहर आ चुकी हैं, पटिया उखड़ चुका है, पानी गंदा आ रहा है, सड़क एकदम पूरा खड़बड़ाया हुआ है, लोगों को महंगी बिजली का बिल मिल रहा है, लोग जो है अपने बच्चों को कायदे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन के नाम पर वसूली की जा रही है। सब्जियां जो पहले 100 रुपये में झोला भर जाता था, अब जो है पाव भर के पन्नी में ही पूरा 100 रुपया की सब्जी आ जा रहा है। आटा से लेकर के डाटा तक सब महंगा हो चुका है। लोग हमारे उत्तरी विधानसभा में काफ़ी सुकून से हैं। रविंद्र जायसवाल जी यहाँ के मिनिस्टर हैं, स्टैम्प मिनिस्टर हैं, उनके 6 होटल बना दिए गए हैं, 3 ठो रिसार्ट उन्होंने खरीद लिया है और अरबों करोड़ कई सौ करोड़ की उनकी संपत्तियां बढ़ चुकी है। मिनिस्टर हैं, स्टैम्प मिनिस्टर हैं, उनके 6 होटल बना दिए गए हैं, 3 ठो रिसार्ट उन्होंने खरीद लिया है और अरबों करोड़ कई सौ करोड़ की उनकी संपत्तियां बढ़ चुकी हैं। जनता बड़ा सुकून में है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इस बात को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं कि अब दोबारा उनको योगी जी को बुला करके बलात्कार और क्राइम कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं, मठाधीश नेता भी कह सकते हैं, जैसा कि मुझे सुनने में आया था, वो आपको पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस में किसी पद पे जाएं या फिर आपको टिकट वगैरह मिले। क्या ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? देखिए, पसंद नापसंद की बात अलग है। कांग्रेस पार्टी एक समग्र पार्टी है, वो गरीब और गुरबों के बात की बात करती है। इसीलिए कांग्रेस को सत्ता से भारतीय जनता ने उसको हटाया है। देखिए एक बात बताइए, मनमोहन सिंह आए जब यूपीए फर्स्ट में, तो उनके गरीबों की बात करने से भाजपा ने उसको हटा दिया। हाँ एकदम, भारत की जनता ने हटाया। भाजपा ने कैसे? अब जनता के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, जनता गरीब जनता के बारे में बात कर रहे हो, तो जनता आपको हटा देगी। मनरेगा से बड़ा कोई कानून इस देश में तो मनरेगा खत्म कहाँ हुआ? मनरेगा खत्म तो लागू किसने किया? लागू किया, ठीक कांग्रेस है, ने। लेकिन क्या कमियां थी कांग्रेस के बारे में? तो आकलन करते होंगे आप कि कांग्रेस आखिर क्यों सत्ता से गई और कांग्रेस की जो स्थिति अभी चल रही है वो क्यों ऐसी हुई? क्यों इतना नीचे गई? इसलिए क्योंकि हम जाति, मजहब और नफरत और दंगा की राजनीति नहीं कर पाए पत्रकार भैया। हम आग नहीं लगवा पाए, हमने कपड़े देख करके पहचानना शुरू नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है इस देश के अंदर राजनीति नहीं किया, हमने बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत पर भारतीयता की राजनीति की। इसलिए हम लोग पीछे चले गए। हमको अब सत्ता नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हम जब सत्ता में आएंगे तो RTE लेके आएंगे, यानी राइट टू एजुकेशन, हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आएंगे। मनमोहन सिंह बड़ा इस देश को बड़ा बदनाम कर दिए। बताइए, ये एक से एक कानून लेके आए, सब गरीब गुरबों के पक्ष में था और आज गरीबों ने ही उनके खिलाफ वोटिंग किया है, नरेंद्र मोदी को वोटिंग दिया है। क्यों? क्योंकि जब लाश कुत्ता नोच रहा था तब इस बनारस को बड़ा सुकून मिल रहा था। जब हम लोग जो है इस देश में लड़ रहे थे कि नहीं अस्पताल में वेंटिलेटर होना चाहिए, तब पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक हम लोगों को राष्ट्रद्रोही माँ बहन की गाली दे रहे थे और जनता भी एकदम बोलने के लिए तैयार नहीं थी। महंगी बिजली पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जेल चले गए। बहन बेटियों के बलात्कार पर स्मृति ईरानी को चूड़ियाँ दिखाने की जरूरत थी और 14 दिन तक हम लोगों को जेल चला दिया गया, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर लगाया गया। क्यों नहीं बोला कोई? यही लिए नहीं बोला क्योंकि हम सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। ये बेईमानी बात है। हम लोगों को इस शहर को आग लगा करके जलाने वाले लोगों के साथ खड़ा होना होगा। मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो है हिंसा और फैलाने का नाम होता तो मैं आज मिनिस्टर होता। नरेंद्र मोदी जी मुझसे बेहद ज़्यादा प्यार करते, आएगा योगी, आएगा मोदी ही कहते तो मज़ा आता। लेकिन पूरी तरीके से आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को अब यहाँ जो है वोट दे दे पूरा प्रदेश, तो वो जो है एक्सप्रेस वे बना देंगे, वो जो है कॉलेज का बात करने लगेंगे, वो हॉस्पिटल की बात करेंगे, सस्ती शिक्षा की बात करेंगे। तो ये सब बेकार की बात है। भारत की जनता को खासकर आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा, ये क्लियर करिए। हम तो देखिए बड़ा मजबूर हो चुके हैं अपने आप से, हम गद्दारी कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा तो एजेंडा ये रहेगा कि बनारस हमारा बना हुआ रस रहेगा, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहेंगे। पहली प्राथमिकता इस नफ़रत के दौर में ये रहेगी। हम अपने बनारस में जो हमारे हमले हो रहे हैं, जो उनको जलाने की कोशिश की जा रही है वो, और दूसरी बात ये कि जनता के सारे सवालों को मैं खुद सुनने की सक्षम। हमारे विधायक जी हैं गायब हैं,
तीसरी बार विधायक बनने के लिए भाजपा लड़ा रही है उनको इसी क्रम पर। पूरा उत्तरी विधानसभा बजबजा रहा था, डेंगू मलेरिया से लोग मर रहे थे, खून तक नहीं मिल रहा था, हमारे विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता आज उन्हीं को फिर लेकर अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हमको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम जो है वो वहीं पे लड़ेंगे। हम कह तो रहे हैं कि हम गद्दार नहीं हैं। निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से? नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे। हमने कांग्रेस में आवेदन इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी भी हमको गांधी से बड़ा प्यार है। हम नफरत नहीं कर पा रहे हैं बाबा भीमराव। गांधी से प्यार करने के लिए, गांधी का सम्मान करने के लिए क्या कांग्रेस जरूरी है? क्या मोदी जी गांधी जी का सम्मान नहीं करते हैं? नहीं, लेकिन सावरकर और नाथूराम गोडसे गांधी जी से महान आदमी थे ना। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताती है। आखिर एक बात बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या गांधी जी का सम्मान करने के लिए कांग्रेस में होना जरूरी है या आप किसी भी पार्टी में रह के भी गांधी जी का सम्मान कर सकते हैं? नहीं, वहाँ कहाँ सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ सम्मान करती है? सपा? वो तो बसपा? नहीं, सपा कई बसपा ऑप्शन है। हाँ, क्या आप सपा में भी जा सकते हैं? सपा से टिकट मिल सकता है आपको? अब अखिलेश जी हमारे जैसे नौजवानों को देंगे तो हम भी सोचेंगे। अखिलेश तो युवाओं की जोश है, युवाओं के दिल की धड़कन है। अखिलेश जी अब का दृष्टि अगर हमारे ऊपर होगा तो हमसे जब बात होगा तो हम जाएंगे उनके पास। हमने कांग्रेस जी में के दिया पास है। आपको जाना पड़ेगा ना? नहीं, हम नहीं जाएंगे टिकट के लिए। हम तो टिकट के लिए कांग्रेस के पास भी नहीं गए। खाली एक तो लिखित दे दिए हैं कि भाई हमको दे देना, क्योंकि हम राष्ट्रद्रोही हो चुके हैं। सस्ती रोटी सस्ती ज़िंदगी के सवाल पर हम लड़ते लड़ते जेल जा चुके हैं। कांग्रेस इस बात को लड़ती है इस देश के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस के साथी लोगों को लगेगा हमको टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं टिकट के लिए किसी पार्टी दल के दरवाजे पर माथा रगड़ने नहीं जाऊंगा। मस्जिद के नाम पर जो है हिंसा और फैलाने का नाम होता तो मैं आज मिनिस्टर होता। नरेंद्र मोदी जी मुझसे बेहद ज़्यादा प्यार करते। आएगा योगी, आएगा मोदी ही कहते तो मज़ा आता। लेकिन पूरी तरीके से आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को अब यहाँ जो है वोट दे दे पूरा प्रदेश, तो वो जो है एक्सप्रेस वे बना देंगे, वो जो है कॉलेज का बात करने लगेंगे, वो हॉस्पिटल की बात करेंगे, सस्ती शिक्षा की बात करेंगे। तो ये सब बेकार की बात है। भारत की जनता को खासकर आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा, ये क्लियर करिए। हम तो देखिए बड़ा मजबूर हो चुके हैं अपने आप से। हम गद्दारी कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा तो एजेंडा ये रहेगा कि बनारस हमारा बना हुआ रस रहेगा। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहेंगे। पहली प्राथमिकता इस नफरत के दौर में ये रहेगी। हम अपने बनारस में जो हमारे हमले हो रहे हैं, जो उनको जलाने की कोशिश की जा रही है वो, और दूसरी बात ये कि जनता के सारे सवालों को मैं खुद सुनने की सक्षम। हमारे विधायक जी हैं गायब हैं। तीसरी बार विधायक बनने के लिए भाजपा लड़ा रही है उनको इसी क्रम पर। पूरा उत्तरी विधानसभा बजबजा रहा था, डेंगू मलेरिया से लोग मर रहे थे, खून तक नहीं मिल रहा था, हमारे विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता आज उन्हीं को फिर लेकर अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हमको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम जो है वो वहीं पे लड़ेंगे। हम कह तो रहे हैं कि हम गद्दार नहीं हैं। निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से? नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे। हमने कांग्रेस में आवेदन इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी भी हमको गांधी से बड़ा प्यार है। हम नफरत नहीं कर पा रहे हैं बाबा भीमराव। गांधी से प्यार करने के लिए, गांधी का सम्मान करने के लिए क्या कांग्रेस जरूरी है? क्या मोदी जी गांधी जी का सम्मान नहीं करते हैं? नहीं, लेकिन सावरकर और नाथूराम गोडसे गांधी जी से महान आदमी थे ना। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताती है। आखिर एक बात बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या गांधी जी का सम्मान करने के लिए कांग्रेस में होना जरूरी है या आप किसी भी पार्टी में रह के भी गांधी जी का सम्मान कर सकते हैं? नहीं, वहाँ कहाँ सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ सम्मान करती है? सपा? वो तो बसपा? नहीं, सपा कई बसपा ऑप्शन है। हाँ, क्या आप सपा में भी जा सकते हैं? सपा से टिकट मिल सकता है आपको? अब अखिलेश जी हमारे जैसे नौजवानों को देंगे तो हम भी सोचेंगे। अखिलेश तो युवाओं की जोश है, युवाओं के दिल की धड़कन है। अखिलेश जी अब का दृष्टि अगर हमारे ऊपर होगा तो हमसे जब बात होगा तो हम जाएंगे उनके पास। हमने कांग्रेस जी में के दिया पास है। आपको जाना पड़ेगा ना? नहीं, हम नहीं जाएंगे टिकट के लिए। हम तो टिकट के लिए कांग्रेस के पास भी नहीं गए। खाली एक तो लिखित दे दिए हैं कि भाई हमको दे देना, क्योंकि हम राष्ट्रद्रोही हो चुके हैं। सस्ती रोटी सस्ती ज़िंदगी के सवाल पर हम लड़ते लड़ते जेल जा चुके हैं। कांग्रेस इस बात को लड़ती है इस देश के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस के साथी लोगों को लगेगा हमको टिकट देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं टिकट के लिए किसी पार्टी दल के दरवाजे पर माथा रगड़ने नहीं जाऊँगा। नाम पर दंगा और हिंसा फैला देना। CNRC में कितने मुसलमान बाहर चले गए। आइए मैं अब असली बनारस आप मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम मुख्तार अंसारी को काहे सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके का उस समय वीडियो रिपोर्ट था, माने न्यूज़ रिपोर्ट था कि मुख्तार अंसारी काँप रहा है, योगी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है?
मुख्तार अगर योगी बाबा के कलेजे में इतना दम था तो वो उत्तर प्रदेश शासन का ना बुलावा भेजना चाहिए था, पुलिस भेजना, सुप्रीम कोर्ट का कहें सहारा लिए। पहले सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना, उसके बाद जो है अपना महिमा मंडित करना। हमने उनके मुहम्मा पर जो छुपा हुआ गीदड़पन था वो खींच के बाहर निकाल दिया, उनकी औकात दिखा दिया। आखिर मुख्तार अंसारी फिर दोबारा हमारा आपकी बात हो रही है। हमने उस वक्त क्या कहा था, शेर की तरह जिंदा रहेगा और दमादों की तरह योगी बाबा मुख्तार अंसारी का सेवा करेंगे। कर रहे हैं ना, 6 महीना हो गया कि नहीं? उस समय तो आपने भी ये खौफ दिखाया था कि हो सकता है मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट सकती है। नहीं, हमने नहीं कहा था। आपने भी ये बात बोली थी, हमने उसको शेर कहा था, वो जिंदा रहेगा। हाँ, आपने भी ये बात बोली थी कि पंजाब से यहाँ लाने में गाड़ी पलट सकती है। अरे भैया, मुख्तार अंसारी शेर की तरह, माने हमने एक बात को ये कहा था कि दमादों की तरह पालेंगे योगी बाबा। योगी बाबा के कलेजे में इतना दम नहीं है कि मुख्तार अंसारी के बदन से एक बाल भी उखाड़ ले। उखड़ा है बाल, बताइए। अरे करोड़ों की संपत्ति चली गई, जिनको उन्होंने हथिया के रखा हुआ था, इलीगल तौर के जितनी भी संपत्ति बनाए थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका बंगला था वो चला गया, उसको धाराशाही कर दिया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? वो सब फिर बन जाएगा। कैसे यही बन जाएगा? नरेंद्र, कैसे, किस कमाई से बन जाएगा? योगी बाबा बनवाएंगे। कैसे बन जाएगा? योगी बाबा बनवाएंगे। कौन सी कमाई मुख्तार अंसारी करेंगे कि बन जाएगा? योगी बाबा बनवाएंगे, कह तो रहे हैं। योगी बाबा क्यों बनवाएंगे? उन्होंने तो धाराशाही किया है। नहीं, वो सब दिखावटी बात है। मुख्तार अंसारी के बड़े अच्छे मित्र हैं योगी बाबा, आप पता क्या आपके पास सबूत है? किस आधार पर? क्या आजमगढ़ से कनेक्टेड क्या रिश्ता है, गाजीपुर से कनेक्टेड क्या रिश्ता है गोरखपुर मठ का, अभी आपको नहीं। आप बताइए। बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों। आपसे बात करें, आप बताइए। पंजाब में मुख्तार अंसारी को खतरा था, उनको सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने उनको बचाने के लिए। एक बाहुबली को, एक माफिया को तो हर जगह खतरा होता है, चाहे पंजाब में रहे, चाहे दिल्ली रहे, चाहे बिहार रहे। भाई अभी तो सुरक्षित है ना मुख्तार अंसारी, इसका ये मतलब इसीलिए बाहर नहीं आना चाहते हैं क्या? नहीं, वो अंदर सुरक्षित। किससे खतरा है वैसे उनको खतरा होगा अपने जो भी दुश्मन माफिया से, उनको बचाने के लिए योगी बाबा। 5 बार के विधायक के दुश्मन कौन हो सकते हैं? योगी बाबा मुख्तार अंसारी के बड़े अच्छे मित्र हैं और उनको बचाएंगे। मुख्तार अंसारी का बाल बाका नहीं हो सकता जब तक योगी बाबा इस उत्तर प्रदेश के सरकार। आज आप उल्टा बोल रहे हैं। पहले आप कहा करते थे कि योगी बाबा से खतरा है। कि हमको लगा कि योगी बाबा ज़मीरदार आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आज उनकी सच्चाई सामने खुल के आ गई। 6 महीना हो गया यूपी में आए, वो तमाम मीडिया कर रही थी काँप रहा है मुख्तार, हार्ट फेल हो जाएगा मुख्तार का, गाड़ी पलट जाएगा मुख्तार का, गोलियां कितनी चलेंगी, ये मीडिया ना कर रही थी। तो आप ही के बिहाफ पे कह रही थी ना मीडिया? आप जैसे लोग जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे उसी बिहाफ पे तो मीडिया कहती है। नहीं, मीडिया अपने मन से क्यों कहेगी? हम भी अपने उसी मीडिया के बिहाफ पर कहे कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मुख्तार अंसारी जिंदा है, आज मुख्तार अंसारी को सारी सुविधाएं मिल रही हैं जेल के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि योगी बाबा मुख्तार अंसारी के सामने खुद सरेंडर कर दिए। मैंने इस बात को कहा था कि दमादों की तरह पालेंगे और शेर की तरह इसी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी रहेगा। 6 महीना बीत चुका है, शेर की तरह जिंदा है, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते आप लोग। चलिए, तो ये थे बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से और कटाक्ष करते हुए भाजपा पर अपनी बातों को हमारे सामने रखा है। और आने वाले समय में शहर उत्तरी से इनको टिकट मिलता है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इन्होंने एक बात साफ कर दिया है कि ये किसी भी